हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अभिषेक परमार आप सभी का फिर से एक बार ऑनलाइन फ्री लर्निंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो डाइपोल के कारण तीन स्टैंडर्ड पोजीशन में निकाली जाती है इंटेंसिटीज। तो हमने दो पोजीशन में निकाल लिया था। हमारा थर्ड पोजीशन है जनरल पोजीशन या एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव की सामान्य स्थिति में हमको निकालना है आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा डाइपोल ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से बना है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 12। इसका सेंटर पॉइंट है O और आपको पता है कि ये होती है इक्वेटोरियल पोजीशन और ये होती है इसकी एक्सियल पोजीशन। तो इन दोनों पोजीशंस को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट्स बनते हैं दे आर कॉल्ड जनरल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो सपोज हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये है पॉइंट P और हमको यहीं पर निकालना है इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल। ठीक है, वो पॉइंट आप कहीं पर भी ले सकते हैं। हमने ये पॉइंट लिया यहां पर P और ये जो पॉइंट P है इसका जो ये सेंटर ऑफ डाइपोल है इसे डिस्टेंस है R और ये जो लाइन पॉइंट P को O से मिला रही है का डाइपोल के एक्सिस से बनने वाला एंगल इज थीटा। ओके, द लाइन adjoining the point where we have to find the intensity of electric field and the axis of dipole, the angle subtended between them is theta. Okay, और जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज r। अब हमको इसी पॉइंट पे बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कैसे निकालेंगे इसको? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर वेक्टर रिसोल्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम जो भी करने जा रहे हैं उसमें पूरा खेल जो है डायग्राम का है। तो आप डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल का जो मूवमेंट होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ओके, तो ये जो P है ये हो गया डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। इस AB डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा ये। ठीक है, अब अगर हम ये जो P डाइपोल मूवमेंट है इसका अगर हम ऑर्थोगोनल रिसोल्यूशन करते हैं, इसका मतलब अगर हम इस वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिसोल्यूट कर देते हैं तो हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक cos थीटा कंपोनेंट और एक sin थीटा कंपोनेंट। आपने 11th में पढ़ा है। तो देखिए हम इस P वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिसोल्यूट करते हैं तो हमको एक कंपोनेंट मिलेगा ये। देखिए यहां से एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका P cos थीटा कंपोनेंट और ठीक इसका परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट मिलेगा, ये हो जाएगा P sin थीटा कंपोनेंट। ओके, ये क्या किया हमने? रिसोल्यूट किया है इस P कंपोनेंट P वेक्टर को जो कि डाइपोल मूवमेंट है किसका? AB का। उस डाइपोल का मूवमेंट हमने उस डाइपोल मूवमेंट के वेक्टर को रिसोल्यूट किया है जो हमारे डाइपोल का मूवमेंट है जिसका इंटेंसिटी हमको निकालना है। ओके, तो हमको दो कंपोनेंट मिल गया P cos थीटा और P sin थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये जो P cos थीटा हमको कंपोनेंट मिला है इस P वेक्टर का, इस P cos थीटा मूवमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम पॉइंट P को देखें तो ये एक्सियल पोजीशन में हो गया और P sin थीटा जो डाइपोल मूवमेंट निकल करके आ रहा है कंपोनेंट उसके ये इक्वेटोरियल पोजीशन में हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये इसके इक्वेटोरियल पोजीशन में हो गया। ठीक है, अब एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होता है इंटेंसिटी ये हमको पता है। मतलब हम P cos थीटा के कारण P पर जो इंटेंसिटी होगी वो बता सकते हैं और P sin थीटा के कारण P पर क्या इंटेंसिटी होगी हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम का फिगर का डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख लीजिएगा बुक से देख के। अब सीधे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट, अगर हम इसको E1 से डिनोट करते हैं तो P cos थीटा के ये एक्सियल पोजीशन में है और एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, सॉरी यहां पर आता है आपका एक्सियल पोजीशन में याद होगा P, एक्सियल पोजीशन में होता है 2P अपॉन R क्यूब। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या है? P cos थीटा, तो ये होगा 2P
cos थीटा अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस कितना है यहां से r, तो ये हो गया r क्यूब, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसी तरीके से हम निकालते हैं ड्यू टू p साइन थीटा कॉम्पोनेंट, तो जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है पॉइंट P उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो उससे का इंटेंसिटी को हम लिख रहे हैं E2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस अगेन कितना है r, तो ये हो गया r क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये कैसे आया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना है, हमने P को रिसोल्यूट किया P cos थीटा P sin थीटा कंपोनेंट में, फिर P cos थीटा के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो पॉइंट P है आपका एक्सियल पोजीशन पे, और एक्सियल पोजीशन पे इंटेंसिटी कितनी होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, कितनी होती है हमने लिख दिया 2P cos थीटा, क्योंकि यहां पर डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है P cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट मिला है P sin थीटा, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो पॉइंट P जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r क्यूब, यहाँ पे मूवमेंट है P sin थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है P sin थीटा। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन में जितनी भी आपकी इंटेंसिटी होती है उसका जस्ट डबल होता है आपका एक्सियल पोजीशन में, तो ये 2 आपको उसी को बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको P sin थीटा और P cos थीटा के जो डायपोल मोमेंट्स हैं उनका इंटेंसिटी मिल गया है पॉइंट P पे, कितना E1 और E2 जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इस E1 और E2 का डायरेक्शन हम देखते हैं पॉइंट P पे कितना होगा, तो ये हमने पिछली क्लास में लास्ट में आपको बताया था कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका डायरेक्शन कैसे पता लगाना है, और हमने पता लगा लिया था वहां पर कि जो एक्सियल पोजीशन होता है वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर पैरेलल होती है किसके, डाइपोल के एक्सिस के। तो पॉइंट P पे अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये P cos थीटा है उसके कारण इंटेंसिटी मतलब E1 की इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा E1 का, और P sin थीटा के कारण जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन P पे होगा वो होगा जस्ट इसके एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये डायरेक्शन होगा किसका, E2 का, और ये दोनों आप देख रहे हैं एक दूसरे के क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच से मिलता है आपको रिजल्टेंट, मतलब ये हो गया आपका रिजल्टेंट E का डायरेक्शन। ओके, वेक्टर रूल है ना ये कि जब दो वेक्टर किसी पॉइंट पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों के बिल्कुल बीच से मिलता है, मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डायरेक्शन जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच में से मिलेगा। हो गया, तो अब अगर आपने वेक्टर रूल पढ़ा है तो आपको याद होगा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो जो रिजल्टेंट E होता है वो हमेशा होता है अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट पे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट जो दोनों वेक्टर होंगे उनके स्क्वायर का सम होता है। ओके, तो इस डायग्राम को आप स्क्रीन को जो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। E1 है हमारे पास, E2 है हमारे पास, बस यहाँ वैल्यू रखना है, पुट करना है। ओके, चलिए, तो वेक्टर रिसोल्यूशन मेथड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो हमको रिजल्टेंट E जो होगा पॉइंट P पे वो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। तो अब आपको यहाँ पर E1 और E2 का जो वैल्यू आपको मिला है वो रख देना है। तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू आपको मिली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर जो ये P है, P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, r क्यूब यहाँ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, और ये r क्यूब है। तो हम यहाँ पर ओवरऑल जो ये टर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर, ये पूरा पूरा कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा आपका 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर कहाँ बचेगा, ब्रैकेट के अंदर। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो इनको आप बाहर लिख दीजिए।
तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ गया आपका बाहर, अंदर यहां पर बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ये। अब आगे थोड़ा सा इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इस टर्म को जो दिख रहा है आपको 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये अपनी जगह पे है, इसको हमने कुछ नहीं किया। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखे हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप जोड़ोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमको इस टर्म का जो है वो रिजल्ट मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो अगले स्टेप में ये हमारा E हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, उतना ही रहेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इस टर्म को हम क्या कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1। और यही होता है एक जनरलाइज इक्वेशन। किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हमको डाइपोल के निकालना है इंटेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, किसी भी पॉइंट पे। ओके, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उस फॉर्मूले को हम लोग चेक भी कर लेते हैं। चलिए हटा दें इसको। चलिए, तो किसी भी पॉइंट पे जो डाइपोल होता है उसके इंटेंसिटी का जो जनरलाइज फॉर्मूला मिला हमको वो है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी को कहते हैं जनरलाइज इक्वेशन। क्यों जनरलाइज इक्वेशन? क्योंकि इस इक्वेशन से हम डाइपोल के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो एंगल है थीटा, ये कौन सा एंगल है? जब हमने डाइपोल और जिस पॉइंट पे हमने इंटेंसिटी निकाली है उसको जब हम एक्सिस से मिलाए थे तो वहां पर बनने वाला ये एंगल था। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। तो अगर हमको निकालना होता एट साइड ऑन पोजीशन, तो आपको पता है कि ये है डाइपोल ए बी, तो पॉइंट P अगर हम एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं तो उसके एक्सिस को अगर हम बढ़ा दें तो वहीं पर मिलता है, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं इसको। तो अगर हम इस एक्सिस को ही आगे बढ़ा दिए हैं और वहीं पर एक्सियल पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर थीटा कितना होगा 0 डिग्री। थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो अगर हम साइडल पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 0 डिग्री प्लस 1। और आपको पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और रूट 4 हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से रूट से क्या बाहर आएगा 2, तो उसको हम लिखेंगे 2p अपॉन आर क्यूब। तो आप देखिए ये फॉर्मूला किसका है, एक्सियल पोजीशन यानी कि साइड ऑन पोजीशन पर इंटेंसिटी का। तो इसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर हमको इसी तरीके से निकालना होता एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा फॉर्मूला वही रहेगा P आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर, बस यहाँ पे थीटा चेंज होगा। और आपको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे या तो पॉइंट यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, मतलब एंगल जो बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे कितना रख देंगे 90 डिग्री प्लस 1, और आपको पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर आएगा P इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। यही फॉर्मूला था, शायद आपको याद होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल का जस्ट डबल होता है, देखिए फॉर्मूला वही आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हमको किसी भी डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी बताना है तो बस हमको यहाँ पर जिस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी बताएंगे उसका एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर बताना है तो आप इस लाइन को यहाँ से मैच कर दीजिए, इस एंगल को देख लीजिए कितना है, इस एंगल को यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए हमको उस जनरल पॉइंट को
डाइपोल के एक्सिस के सेंटर से मिलाना है और जो एंगल बन रहा है उसको देखना है, उस एंगल को का पता चल जाए तो हमको इंटेंसिटी मिल जाएगा एट एनी पॉइंट। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिटा दें इसको। चलिए, अब ये एग्जाम में बहुत आता है इसलिए ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पर ऑर्थोगोनल रिसोल्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया। हमको दो कंपोनेंट मिले, एक कंपोनेंट के वो एक्सियल पोजीशन में था पॉइंट, और दूसरे कंपोनेंट के वो इक्वेटोरियल पोजीशन में था। हमने दोनों का फॉर्मूला यूज किया, पॉइंट P पे दोनों के डायरेक्शन देखे, और फिर हमने वेक्टर रूल लगाया √a² + b² वाला, और हमको हमारा फाइनल आंसर मिल गया, जो कि हमने भी देखा। ठीक है, तो चलिए अगला है, ये आप ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या बताता है ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पर Q, और इसके चारों तरफ से Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे अदर चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली लगाएगा, दोनों चार्ज हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये Q भी इन सभी के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर किसी एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस मिलकर फोर्स लगाते हो तो रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर किसी एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हो तो उस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा, जो भी नेट फोर्स होगा, ये हम यहां पर लिख रहे हैं F नेट, जो नेट फोर्स होगा वो सभी चार्जेस जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इंडिविजुअल फोर्स जो लगा रहे हैं, उनका वेक्टर सम होगा। मतलब अगर ये फोर्स लगाता है F1, ये फोर्स लगाता है F2, ये फोर्स लगाता है F3, ये फोर्स लगाता है F4, तो सभी फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा। ठीक है, हिंदी में अगर किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेश मिलकर बल लगा रहे हो तो उस आवेश पर जो कुल बल होगा सभी बलों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इंग्लिश में नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू वेरियस चार्जेस ऑलवेज बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस अप्लाइड ऑन दैट चार्ज। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लास्ट ईयर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा है, कुछ उसी तरीके का होता है। ठीक है, कि एक चार्ज पर यहाँ पर जो सभी चार्जेस का फोर्स होगा उसका जो नेट फोर्स आपको निकालना है तो वो सभी फोर्सेस का क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। ठीक है, और वेक्टर सम का मतलब हो गया कि जब आप फोर्स निकालेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, तो सभी चार्जेस जो उस चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो दो चार्जेस मिलकर के बीच वाले चार्ज के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ देंगे। मान लेते हैं दो चार्जेस मिलकर किसी थर्ड चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? एक का फोर्स माइनस दूसरे का फोर्स। दो चार्जेस मिलकर के एक चार्जेस पे फोर्स, किसी एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों के फोर्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, स्क्वायर सम का अंडर रूट। ठीक है, इसी को कहते हैं वेक्टर सम। ठीक है, अब हमसे किसी बच्चे ने एक सवाल पूछा था कि सर जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये एक सेंट्रल फोर्स होता है और ये हमेशा अलोंग द लाइन लगता है, जो दो चार्जेस को लाइन मिला रही होती है उसी के अलोंग लगता है, तो फिर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो कर्व्ड कैसे मिलती हैं? तो आइए उसको देख लेते हैं। कर्व कैसे मिलती हैं? तो कर्व तब मिलती हैं जब दो अपोजिट चार्जेस के पास कोई एक थर्ड चार्ज हो जाए। जैसे मान लेते हैं ये एक चार्ज है पॉजिटिव, ये एक चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पर एक थर्ड चार्ज है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज को इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला जो चार्ज है इस वाले चार्ज को अपनी तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इस वाले चार्ज का फोर्स इसके ऊपर ज्यादा है, इस वाले चार्ज का फोर्स कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है इस पर्टिकुलर पॉइंट से इधर भी जाना चाहेगा
और इधर भी जाना चाहेगा, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है, तो होगा ये कि जाना चाहेगा इधर, बट इसके ऊपर कुछ फोर्स इधर भी लग रहा है। तो जब दो फोर्सेस इसको इन्फ्लुएंस करेंगी तो ये जो चार्ज है ये कर्व्ड पाथ ले लेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो कर्व्ड भी होती हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, और भी बहुत सारे हैं क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें इस चैप्टर को तो इस ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर रोकते हैं और फिर तुरंत अगली क्लास में मिलेंगे आपको, जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आप सब अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठे, हम यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।